गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट अस स्टार्ट। लोकस के ही क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लोकस याद है ना कैसे निकालते थे? पॉइंट ले लेते थे, ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाते थे, फिर h की जगह x, k की जगह y। ठीक है, आपको जो भी इक्वेशन मिलेगी वो उस कर्व का ट्रेस हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। तुमने किया था लेक्चर अटेंड? पक्का? ऑफलाइन हो रही तुम आए थे लोकस के दिन? है। अच्छा ठीक है, मेरे को तो नहीं याद आ रहा है। लोकस वाले दिन में नहीं था, तुम नहीं थे। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए। रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर is sliding along the coordinate axis, along the coordinate axis। एक्सेस मतलब पता है क्या होता है? ES। एक्सेस और एक्सेस में क्या फर्क होता है? हाँ, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। मतलब ये एक एक्सिस हो गया, या इधर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। एक्सेस मतलब दोनों की बात है, एक्स और वाई दोनों की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं, मतलब एक्स और वाई दोनों की बात हो रही है। Rod of length 10 meter is sliding along the coordinate axis. The end points of the rod are A and B. The end points of the rod are A and B. पहला क्वेश्चन, फाइंड द लोकस। पहले आप छाप लो क्वेश्चन अच्छे से। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AB, the midpoint of AB। Second, find the locus of the circumcenter। Find the locus of the circumcenter of triangle AOB, where O is origin। Third, find the locus of centroid of triangle AOB। ठीक है, आर्यन सर्कमसेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। वो तो ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर एच हाइट का होता है ना, तो परपेंडिकुलर होता है। अभी ज़्यादा अच्छी आवाज़ आएगी। यस, सर्कम सेंटर वो तो सेंट्रॉइड होता है ना। सर्कम सेंटर किसका होता है? चारों बताओ चलो। सेंट्रॉइड किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? मीडियंस का। ऑर्थो सेंटर हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड। सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। चारों बोल दिया तुमने, सब बोल दिया, आखिर में जो आ गया वो एंगल। एंगल क्या उसमें भी तुमने। चलो अभी याद रखना, सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो एंगल वाला होता था वो इन सेंटर होता था। अच्छा ठीक है, आपको सर्कम सेंटर का लोकस निकालना है सेकंड वाले पार्ट में, लेकिन पहले वाले पार्ट में आपको मिड पॉइंट ऑफ एबी का लोकस निकालना है। देखो एक रॉड है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग स्लाइड कर रही है। फील करना है इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक 10 मीटर की रॉड है, वो ऐसे स्लाइड कर रही है, तिरछे से स्लाइड करेगी, है ना। तो दिस इज द रॉड। ठीक, अच्छा अब आपको इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। मान लो
कि ये रॉड स्लाइड कर रही है, बीच में मैंने एक एलईडी बल्ब लगा दिया है ना, और अंधेरा कर दिया रात में, और रॉड अगर स्लाइड कर रही है तो बल्ब का कुछ ना कुछ तो पाथ आएगा जो आपको दिखेगा ट्रेस होता हुआ, ऐसा लाइट जैसे ही मूव होगी। तो वट एवर दैट पाथ विल बी, क्या आप उसको थोड़ा बहुत इमेजिन करते हो कैसा शेप होगा? कुछ ऐसा शेप होगा है ना। तो वो वाला शेप जो आएगा, वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट शेप, उस शेप का इक्वेशन निकालना है हमें। अच्छा, उसी इक्वेशन को हम लोग लोकस कहेंगे। अच्छा, ये तो फील करने वाली बात होगी। अब मैथमेटिकली कैसे करेंगे उस चीज़ को बताते। पहला स्टेप क्या होता था, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बोल दो, एच कॉमा के, और ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। रॉड का लेंथ कितना है, 10 मीटर है, राइट। अब आपको लोकस निकालना है, एच कॉमा के माना मैंने, पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता था, अप्लाई ज्योमेट्रिकल कंडीशन। क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाए यहाँ पे बताओ, क्या लगा सकते हैं? वी डोंट नो द कोऑर्डिनेट्स। या तो कोऑर्डिनेट लिखो जबरदस्ती, कैसे लिखोगे बताइए। देखो व्हाट आई विल डू कि मैं ना ये एंगल को थीटा मान लेता हूँ अभी, और फटाफट देखिए ये वाली लेंथ कितनी है, 10 है, तो क्या ये 10 कॉस थीटा हो जाएगा? फिजिक्स में आपने कंपोनेंट निकाला होगा 10 कॉस थीटा, और ये 10 साइन थीटा, ये वाला हो जाएगा 10 साइन थीटा। आ रही है क्या बात समझ में? तो अगर ये 10 कॉस थीटा और ये 10 साइन थीटा हो गया, तो ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से 10 कॉस थीटा लेंथ है, तो इसका कोऑर्डिनेट ही खुद 10 कॉस थीटा कॉमा 0 हो जाएगा, है ना। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 कॉमा 10 साइन थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये वाला पॉइंट और ए और बी, इनका मिड पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है पी, इसको अपन ने लोकस इसका निकालना है एच कॉमा के। तो ए और बी का मिड पॉइंट है एच कॉमा के, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि एच इज इक्वल टू ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट बाई 2, तो मतलब 10 कॉस थीटा प्लस 0 बाई 2, और के क्या आ जाएगा, 0 प्लस 10 साइन थीटा, 0 प्लस 10 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू एच, राइट। अच्छा, ये जो थीटा है, ये थीटा वाली मुसीबत मैंने खुद अज्यूम करी है, क्वेश्चन में थोड़ी दिया था थीटा, आई अज्यूम्ड इट माई सेल्फ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि इसको मैं खुद ही एलिमिनेट करूँ। मैथ्स में पूरी एंटायर मैथमेटिक्स में जो चीज़ आपने खुद से मानी है उसका या तो आपको वैल्यू निकालना होता है, या तो आपको उसी को एलिमिनेट करना होता है दोबारा। उसको एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। पूरी मैथ्स में कभी भी आपने कुछ भी अज्यूम करा है, यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट दैट। तो यहाँ पे अपन थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो ये 10 कॉस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 5 साइन थीटा। तो ये थीटा को कैसे एलिमिनेट करूंगा मैं ये बता दूं। जैसे ही थीटा एलिमिनेट हो जाएगा मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा, बताइए। 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू एच, तो क्या यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, एच बाई 5 इज इक्वल टू कॉस थीटा, सोच के देखो, और के बाई 5 इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा कैसे एलिमिनेट करेंगे बताइए, थीटा कैसे एलिमिनेट करेंगे, सोचो सोचो सोचो, आप लोग सोच सकते हो। कॉस थीटा दिया, साइन थीटा दिया, एलिमिनेट करना है, बताओ हाउ डू वी एलिमिनेट दिस। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो। यस, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, आरएचएस में बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एलएचएस में बनेगा एच बाई 5 का होल स्क्वायर ना, तो एच स्क्वायर बाई 25 प्लस के स्क्वायर बाई 25। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, याद है। और यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 25 आएगा, जो उसको आरएचएस में भेज देता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये फाइनल इक्वेशन में एच और के अलावा कोई और वेरिएबल हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो एच की जगह एक्स डाल देंगे, के की जगह वाई डाल देंगे, तो हमारे पास लोकस आ जाएगा मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का लोकस आ गया। जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो हम पता कर लेंगे कि ये वाला जो इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और मतलब ये जो मिड पॉइंट का लोकस होगा ना वो सर्कुलर होगा, मतलब जब ये स्लाइड करेगा ऊपर नीचे तो इट विल फॉर्म अ सर्कल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला लिखो आप। सेकंड वाला जो है, फाइंड द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एओबी। पहली बात, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कहाँ होता था? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे। अरे आप सर्कल इमेजिन कर लिया करो, सर्कल का डेफिनेटली डायमीटर ये होगा, तो ये मिड पॉइंट होगा, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है। तो आपको वही बात हो गई ना, सेम हो गया मेरे ख्याल से।
ऐसा है क्या? ठीक है, ठीक है, करो सॉल्व। और थर्ड वाला फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, तो ए ओ बी का सेंट्रॉइड जो भी होगा उसका लोकस निकालना है आपको, वो वाला आप खुद से करोगे। थोड़ा सा टाइम लो और ट्राई टू एलिमिनेट। देखो ये जो थीटा है ये सब आप खुद से अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, करो इसको सॉल्व। पहले ये लिख लो, कॉपी कर लो, फिर आगे वाला सॉल्व करेंगे। देखते हैं सेकंड वाला, देखते हैं पहले। फाइंड द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एओबी। देखो ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर यही होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। तो आपको बेसिकली फिर से वो ए बी का मिड पॉइंट का निकालना, दिस इज सेम एज प्रीवियस, है ना, सेम एज 1, तो वही आएगा आपके पास आंसर। थर्ड, फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एओबी। देखो ए ओ बी का सेंट्रॉइड निकालना है, हम यही थीटा वाला फॉर्मेशन रखते हैं। देखो ए ओ बी, इसका सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड निकालोगे कैसे, कैसे निकालोगे? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो हमको फ्री मिलता है 0,0, वो 0,10 साइन थीटा, ये 10 कॉस थीटा, 0 है। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? देखो अभी मेरे को थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि जो रॉड दी हुई है उसमें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट ओ है। पॉइंट बी इज 10 cos थीटा, 0 एंड दिस इज 0,10 sin थीटा एंड दिस इज 0,0। ओके, अब देखो ये ए ओ बी का सेंट्रोइड कहीं बीचों बीच होगा अंदर, है ना, और वो सेंट्रोइड का आपको क्या निकालना, लोकस। तो जिसका लोकस निकालना होता है उसको एच कॉमा के मानते हैं, इस बार एच कॉमा के वो हो जाएगा, उसको मत मानना। फिर हमने इसको थीटा कहा है, वैसे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो 0 x1 प्लस x2, मतलब फिर से 0 प्लस 10 cos थीटा बाय 3, तो ये हो जाएगा 3h बाय 10 इज इक्वल टू कॉस थीटा। सोच कर देखो, 3h अपॉन 10 इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर 10 साइन थीटा प्लस 0 प्लस 0, 10 साइन थीटा प्लस 0 बाय 3, तो 3k बाय 10 इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, अब साइन थीटा कॉस थीटा एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे? स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो 9h स्क्वायर बाई 10 आएगा, 9h स्क्वायर बाई 100, सॉरी, और यहाँ पे आएगा 9k स्क्वायर बाई 100, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 100, मतलब 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये भी सर्कल ही है, जब हम बड़े होंगे तब हमको समझ में आएगा कि कैसे पता करें कि सर्कल है या क्या है। इफ एन बी आर टू वेरिएबल पॉइंट्स। ओके, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। If A and B are two variable point on x-axis and two variable point on x-axis and y such that, थोड़ा सा अजीब सा लैंग्वेज है, मेरे को देखना पड़ेगा। टू वेरिएबल पॉइंट्स ऑन, ओके, if A and B, if A and B are two variable points
on x axis and y axis such that AB is equal to 4. Find the locus of the point. Find the locus of the point which divides the segment AB internally in the ratio 2:1. In the ratio 2:1. एकदम सेम क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा उसको घुमा के दे दिया आपको। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दो पॉइंट है, ए और बी, कुछ इस तरह से। ये रहा ए पॉइंट और ये होगा कुछ बी पॉइंट, कुछ इस तरह से वो पॉइंट है ताकि ए बी का जो लेंथ है वो कितना रहे, 4 यूनिट्स। सो दिस इज 4। अब आपको बोला गया है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द रेशियो 2:1। मतलब एक पॉइंट पी का लोकस निकालना है। आगे देखो, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है 2:1। 2 यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? 2:1 लिखो या 1:2, कैसे, कंफ्यूज नहीं हो रहा है? ए के, हाँ, ए पहले लिखा है तो ए के पास वाला जो होगा वहाँ पे 2 आएगा और बी बाद में लिखा है तो वहाँ 1 आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब आपको क्या करना है, पॉइंट पी का लोकस निकालना है। सबसे पहला स्टेप मैं बता रहा हूँ ना, लोकस में सबसे पहले आप h, k लिख लो ना, अपने आप आपको आराम मिलेगा कि अरे वाह कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। आपको सब दिखने लग जाएगा कि अगर ये h, k है और इसी के टर्म्स में आंसर चाहिए होता है हमें, h, k के टर्म्स में, ठीक है। तो अब आपको निकालना है, अगर h, k पता है, मान लिया आपने h, k, क्या करूँ, सेम प्रोसेस कर लूँ, थीटा मान के। सोचो, इसको थीटा मानेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा, 0, और ये हो जाएगा 0, 4 sin थीटा। तो क्या अपन h लिख सकते हैं, कैसा होगा, रेशियो पे गोला मारा, दूर वाला x कोऑर्डिनेट, तो 1 × 4 cos थीटा, फिर रेशियो पे गोला मारा और दूर वाला x कोऑर्डिनेट 0, तो 2 × 0 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 + 1, यह आ जाएगा h का वैल्यू, मतलब 3h अपॉन 4, 3h अपॉन 4 इज इक्वल टू cos थीटा। अगला देखते हैं, 1 × दूर वाला y कोऑर्डिनेट 0, वो k के बराबर आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 1 × 0 प्लस 2 × दूर वाला y कोऑर्डिनेट 4 sin थीटा, तो 2 × 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 + 1, 3, तो ये हो जाएगा 3k/8 इज इक्वल टू sin थीटा। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा कर देंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पे 9h² / 16 प्लस क्या आ जाएगा, 9k² / 64 इज इक्वल टू 1, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। तो आंसर अपना आ गया है, लेकिन और अच्छे से लाना है आंसर, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 64 बने, तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 36x² प्लस 9y² अपॉन 64 को इधर पहुँचा दिया तो इज इक्वल टू 64। दिस विल बी द लोकस। अभी ये जो लोकस है अपन जब बड़े हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये एलिप्स है ना। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, पूरा पढ़ेंगे अपन। ये थी पिछले वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसके पिछले वाला भी सर्कल था, बस ऐसे ही लिखवा दे रहा हूँ मैं ना। कैसे पता कि एलिप्स होगा या नहीं होगा वो अपन देखेंगे। एग्जैक्टली, अगर कोएफिशिएंट दोनों सेम है 9 और 9 तो सर्कल, और अगर कोएफिशिएंट डिफरेंट है तो एलिप्स, और बीच में प्लस साइन होना चाहिए दोनों में, एलिप्स और सर्कल में, बिकॉज एलिप्स एंड सर्कल आर क्वाइट सिमिलर। देखा जाए ना तो ये एलिप्स है और सर्कल ऐसा ही है। बेसिकली सर्कल को थोड़ा सा आप प्रेस करोगे तो एलिप्स बन जाता है।
और सबसे खूबसूरत एलिप्स जो होता है वही सर्कल होता है ना। तो एलिप्स सर्कल एक जैसे ही होते हैं, बस इक्वेशन में हल्का सा फर्क होता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो सेम नहीं होगा एलिप्स में। सर्कल में सिमेट्रिकल है, इसीलिए क्या होता है कि इक्वेशन भी सिमेट्रिकल आती है। और बीच में प्लस साइन होना चाहिए, बीच में अगर माइनस साइन हो गया तो दैट विल बी अ हाइपरबोला। हाँ, अगर बीच में माइनस साइन आता है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द कोएफिशिएंट्स आर 9 और 9, ऐसे तो यहाँ पर भी एलिप्स में भी सेम हो सकता है। एलिप्स में सेम हो गया तो वो सर्कल कहलाएगा, बस इतना है। और बीच में माइनस आ गया तो वो हाइपरबोला हो जाएगा बस। अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, वरना अपन तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तीनों चैप्टर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, देखते हैं। इफ a 1, 2 इज a fixed point, if a 1, 2 is a fixed point, if variable point B lies on a locus whose equation is x square plus y square is equal to 4. Find the locus of midpoint of AB. हाँ, ये वाला आप खुद से ट्राई करो, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप लोग करो। हाँ, तो मैंने जो बी पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट है मैंने उसका h कॉमा क्यू माना और फिर p को उसके टर्म्स में लिखा, मतलब x प्लस 1 मल्टीप्लाई। यस, नाइस। फिर उसके बाद मैंने उन दोनों का इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस निकाला, उन दोनों का हाफ डिस्टेंस जो होता है वो 80 का डिस्टेंस होता है। किन दोनों का हाफ डिस्टेंस? AB का जो हाफ डिस्टेंस होगा वो 80 का डिस्टेंस होगा ना, तो फिगर ड्रॉ करते पहले मान लो कि ये सर्कल है और इस सर्कल में देखो, पहली बात तो आपको इतना तो बता ही दिया मैंने कि ये सर्कल होता है जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है। अब बोला है कि ए 1, 2 इज अ फिक्स्ड पॉइंट, ये सर्कल पर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे पता करेंगे? सर्कल पे रख कर देख लो ना इसको। देखो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी पॉइंट कोई भी कर्व पे लाई करता है तो उसको उसमें रख के देख लो। पॉइंट ए को सर्कल पे डालो, मतलब ए की जगह 1, सॉरी एक्स की जगह 1 डालो, यहाँ पे 1 स्क्वायर, और वाई की जगह 2 डालो तो 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 आ रहा है ना, 4 प्लस 1 5 4 के बराबर है क्या? नहीं है, मतलब दिस पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द सर्कल। यू थॉट इट इज लाइंग ऑन द सर्कल, नो इट इज नॉट लाइंग ऑन द सर्कल। नहीं,
कहीं बाहर होगा, ठीक है। नो हाउ कैन आई बी श्योर कि ये बाहर होगा या अंदर होगा? तो चलो अभी अपन एक चांस लेते हैं बाहर होगा, बिकॉज वो थ्योरी भी अपन पढ़ेंगे कि अंदर बाहर कैसे पता करें, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट बाहर है। नाउ इफ अ वेरिएबल पॉइंट लाइज ऑन अ लोकस हुज इक्वेशन इज दिस, मतलब ऐसा समझ लो कि ये सर्कल अपने आप में एक लोकस है ना, किसी चीज़ का लोकस होगा, तो एक वेरिएबल पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो वो वेरिएबल पॉइंट जो भी होता है उसी का लोकस निकालना होता है, उसको ही हम h, k बोलेंगे। तो वेरिएबल पॉइंट lies on a locus whose equation is this, find the locus of midpoint of AB. What is B? If a variable point B lies on the locus whose equation is this, find the, अच्छा रुको, if variable point B lies on a locus whose equation is this, find the locus of midpoint of B, AB. सॉरी, इसका लोकस नहीं निकालना अपने को, समझ गया मैं, क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पॉइंट बी जो है ना, वो सर्कल पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, अब सर्कल पे तो हज़ारों करोड़ों लाखों कितने पॉइंट होंगे, इन्फाइनाइट होंगे, उन इन्फाइनाइट पॉइंट में से एक पॉइंट अपन ने चलो ये ले लिया बी। अब अगर आप ए बी को जब ज्वाइन करोगे, जब आप ए बी को ज्वाइन करोगे तो उसका जो मिड पॉइंट आएगा, ए बी का जो मिड पॉइंट आएगा पी, उस पी का आपको लोकस निकालना है h, k, ठीक है। देखो ये मिड पॉइंट है और ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे को पता नहीं है, राइट। ध्यान से सुनिएगा कि ये P है और ये A है और ये B है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से B निकाल सकता हूँ मैं। सोचो H के टर्म्स में B फॉर बॉम्बे निकल आएगा, B फॉर बॉम्बे H के टर्म्स में आ जाएगा। अगर आप मानते हो कि थोड़ी देर के लिए x नॉट है, तो x नॉट का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? x नॉट प्लस 1/2 ये होगा h के बराबर, और y नॉट, ये इसका y कोऑर्डिनेट y नॉट मान लो, y नॉट प्लस 2/2 ये होगा k के बराबर। सही है? तो आपको x नॉट का वैल्यू पता चल गया। x नॉट का वैल्यू देखिए यहाँ से पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, x नॉट इज इक्वल टू 2h माइनस 1, और y नॉट कितना हो जाएगा, बोल के बताओ जल्दी से, 2k माइनस 2 हो जाएगा y नॉट। तो x नॉट और y नॉट, x नॉट को y नॉट सर्कल पर लाई करने वाला पॉइंट है, तो उसको सर्कल पे सेटिस्फाई करा देंगे। सर्कल पे सेटिस्फाई कराएंगे, क्यों कराएंगे, क्योंकि ये देखो h के टर्म्स में आ रहा है, ये k के टर्म्स में आ रहा है, तो आपको सेटिस्फाई करवाने के बाद h k में एक रिश्ता मिल जाएगा। जो h k में रिश्ता होता है वही तो लोकस होता है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, कि पॉइंट जो है x नॉट कॉमा y नॉट, इट इज लाइंग ऑन द सर्कल। तो कोई भी पॉइंट अगर कोई भी कर्व पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता होगा, ये चीज़ सीख लो। कोई भी पॉइंट किसी भी कर्व पे, अब कर्व कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, या कोई रैंडम सेकंड डिग्री कर्व हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन ही एक कर्व है। स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो एक कर्व, भले स्ट्रेट बट बोलते हैं अपन उसको कर्व है। तो कोई भी पॉइंट किसी भी कर्व पे लाई करता है तो उस पॉइंट को उस कर्व की इक्वेशन में डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। आ रही बात समझ? तो ये वाला पॉइंट जो है x नॉट कॉमा वाई नॉट, ये इस कर्व मतलब सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन में डाल दो। तो हम लिखेंगे सिंस पॉइंट B x नॉट कॉमा वाई नॉट लाइज ऑन द सर्कल, it must satisfy it, yeah, it satisfy, it will satisfy the curve। तो पॉइंट जो है x नॉट कॉमा वाई नॉट, उसको मैंने डाल दिया सर्कल पे। तो x नॉट क्या है, 2h माइनस 1। सर्कल पे x की जगह, ध्यान से देखो, h की जगह ये 2h माइनस 1 डाल देंगे, तो 2h माइनस 1 का होल स्क्वायर, और y की जगह क्या डाल देंगे, 2k माइनस 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4। बस आपको h और k में ही रिश्ता चाहिए होता है, यही हमारा लोकस है, दिस इज इट। आप चाहे तो लोकस को ऐसे छोड़ दो या इसको खोल के अच्छे से सिंप्लीफाई कर दो, जैसा भी ऑप्शन में दिया होगा। ऑप्शन में तो ऑब्वियसली खोल के ही दिया होगा। आप चाहो तो इसी स्टेज में h की जगह x डाल दो और k की जगह y डाल दो, या फिर लास्ट पहले सिंप्लीफाई कर लेते। चलो खोलते इसको, तो क्या आ जाएगा, 4h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4h प्लस, ऐसे मेरे को क्या करना चाहिए था पता है, छोड़ो अभी खोल दिया मैंने, 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 क्या आएगा, देखो एक बार, तो 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर,
-4h -8k +5 इज इक्वल टू 0. दिस इज द लोकस. अब h की जगह k रखेंगे तो 4x² प्लस 4y² -4h 4x -8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज इट. ठीक है. अब ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये भी सर्कल है. हाँ, ये भी सर्कल है क्योंकि x² और y² का कोएफिशिएंट सेम है. इतना भी फिलहाल काफ़ी है आपके लिए कि अगर कभी भी सेम हो तो उसको सर्कल ही माने. ठीक है. तो ये भी कोई एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये है ना. अगला सवाल देखते हैं. फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P which moves on the curve x is equal to 80². इसमें स्टार लगा लो. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. मैं इसमें कुछ सिखाना चाह रहा हूँ आपको. क्वेश्चन के थ्रू ही सिखा दूंगा. इट्स वेरी इजी. डिफरेंट है बस. कॉमा y is equal to 80², where t is the parameter. अब है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है लोकस का. दिस इज स्लाइटली डिफरेंट. यस. सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे पैरामीटर लिखा हुआ है, उस पर अंडरलाइन कर लो. कभी भी आपको पैरामीटर मिले तो समझ जाना है पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है. इसका मतलब अपन डिटेल में समझते हैं अभी. तो आपको कभी भी पैरामीटर दिखे तो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ. सुनिएगा ध्यान से, है ना. देखो क्या बोला है आपको इस बार. फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P विच मूव्स ऑन द कर्व. कर्व क्या है? x इज इक्वल टू 80², y इज इक्वल टू 80². कितना उटपटांग तरीका है यार. कर्व इस बार क्या दिया था इसके पहले? फाइंड a,2. सॉरी, इफ a,2 इज अ फिक्स पॉइंट और इफ वेरिएबल पॉइंट लाइज ऑन द लोकस हुज इक्वेशन इज दिस. अपने को पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक पॉइंट है जो कि इस कर्व पर लाई कर रहा है. वो कर्व क्या था? सर्कल था, है ना. फिर से सुनो अच्छे से. हमको पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि पॉइंट B एक कर्व पर लाई कर रहा है और वो कर्व क्या है? सर्कल इटसेल्फ. ठीक है. और कर्व की इक्वेशन देखो कितनी अच्छी दी हुई है. x² + y² इज इक्वल टू 4. x और y दोनों एक ही इक्वेशन में एक साथ है. अभी आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P विच मूव्स ऑन द कर्व x इज इक्वल टू 80², y इज इक्वल टू 8. मैंने गलत लिखा, y इज इक्वल टू 280 होगा. ठीक है. खैर उससे अभी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. तो आपने को कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है? x इज इक्वल टू 80², कॉमा y इज इक्वल टू 280.
एक्स और वाई पहले एक साथ एक ही इक्वेशन में दी थे, अब अलग अलग दिया है। एटी स्क्वायर एक्स अलग और वाई अलग, ये क्या तरीका है कर्व बताने का? ये तरीका हमने सीखा नहीं है, कभी नहीं सीखा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर फेसिंग इट। मैं आपको बताता हूँ, ये एक तरीका, एक और स्टाइल होता है कर्व बताने का, कर्व के इक्वेशन लिखने का एक और तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं अपन, x जो होता है ना उसको भी कुछ t के टर्म्स में लिख देते हैं और y जो होता है उसको भी कुछ t के टर्म्स में लिख देते हैं। ये तो कांस्टेंट है, तो ये तरीका जो होता है ना उसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में आप कोई भी कर्व को लिख सकते हैं। आप चाहो ना, अगर मैं इस सर्कल को भी पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे। आप इस सर्कल को भी जब बड़े हो जाएंगे तब तो अपन सीखेंगे। अभी मैं आपको फिलहाल बस ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके हिसाब से थ्योरी समझा रहा हूँ। सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म ऐसा होगा, x को अलग लिखा, y को अलग लिखा। x को लिखेंगे a cos t और y को लिखेंगे a sin t। सॉरी, a की जगह मैं लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिकली सर्कल की इक्वेशन को लिखने का एक अलग फैशन है, अलग तरीका है। कैसे पता अपने को कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है? हमें थोड़ी पता होगा, लेकिन देखो पता करके देखोगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से, मेरे को 100% कंसंट्रेशन चाहिए। एक्स स्क्वायर क्या होगा? 4 कॉस स्क्वायर टी। और वाई क्या होगा? वाई स्क्वायर क्या होगा? 4 साइन स्क्वायर टी। और दोनों को ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आएगा? 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 4 साइन स्क्वायर टी, मतलब 4 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो, है तो एक ही चीज, लिखने का ढंग अलग है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्स को अलग से एक्सप्रेस कर रहे हो, वाई को अलग से एक्सप्रेस कर रहे हो। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक्स और वाई को एक साथ लिख रहे थे। तो हमने आज क्या सीखा कि किसी भी कर्व को लिखने का 2 तरीका होता है। एक तो आप ऐसे सीधे लिखो इंसानों की तरह, या ऐसे लिखो जानवरों की तरह, ठीक है। एक्स को अलग कर दिया, वाई को अलग कर दिया। तो ऐसे जानवरों की तरह जब अपन लिखते हैं ना तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। दिस इज ईजी। अब मैं बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल ट्रिक होता है कि जस्ट एलिमिनेट द पैरामीटर, जस्ट एलिमिनेट द पैरामीटर। जो भी पैरामीटर है उसको आप एलिमिनेट करोगे, आपको एलिमिनेट करते ही लोकस आ जाएगा। नॉर्मली अपन लोकस कैसे निकालते हैं? एच के मान के नॉर्मली हम लोग लोकस कैसे निकालते हैं? एच कॉमा के मानते हैं और फिर उसके बाद वो पूरा प्रोसेस। यहां पर आपको एच कॉमा के नहीं मानना है। जब भी पैरामीटर वाला क्वेश्चन आएगा आपको एच के नहीं मानना है, आपको सिर्फ पैरामीटर एलिमिनेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर अपन एलिमिनेट करेंगे पैरामीटर और अपना आंसर आ जाएगा। अब जब तक करेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, ये दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, पैरामीटर क्या है क्वेश्चन में साफ साफ बोला, वेयर t इज द पैरामीटर। तो व्हाट वी विल डू, लेट अस ट्राई टू एलिमिनेट t। तो लेट अस एलिमिनेट, NCERT स्टाइल में, लेट अस ट्राई टू एलिमिनेट t, ठीक है। तो t को एलिमिनेट कैसे करेंगे अपन? कर सकते हैं यहां से t उठा के यहां डाल दो, t गायब हो जाएगा। देखो यहां से t उठाएंगे अगर तो क्या हो जाएगा, y अपॉन 2a दिस इज इक्वल टू टी। ये आता समझ में? ये t को उठा के यहाँ पे डाला तो x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, मतलब a इंटू टी स्क्वायर, वाई अपॉन 2a का होल स्क्वायर। गायब हो गया t। ये जो अपने पास आया ना, दिस इज द आंसर, दिस इज द लोकस। t एलिमिनेट करते ही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म जो होता है वो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीका कर्व को लिखने का, इंसानों जैसा तरीका नहीं है, लेकिन आंसर इससे जल्दी आ जाता है। कभी भी आपको ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर। तो ये ऐसा कट जाएगा, तो 4a उधर चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आया आपका फाइनल आंसर, एंड दिस इज द लोकस, दिस इज द फाइनल लोकस। इसमें एच के वाला अपने को टेंशन नहीं लेना पड़ा। तो पैरामीटर वाला जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा आसान होता है, उसमें एच के वाला लफड़ा खत्म हो जाता है, डायरेक्टली आपका लोकस आ गया। जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो वी विल स्टडी। अच्छा, इतने बड़े अपन नहीं हुए अभी। हाँ, दिस इज पैराबोला। एक ट्रिक बता देता हूँ पैराबोला कैसे फाइंड करते हैं। एक्स और वाई में से किसी एक की डिग्री 2 होगी, किसी एक की डिग्री 1 होगी। जैसे अगर सर्कल में देखा है तो दोनों की डिग्री 2 थी, एलिप्स में देखते थे तो भी दोनों की डिग्री 2 थी, एंड इवन इन हाइपरबोला दोनों की डिग्री 2 होगी, बीच में माइनस होता है। बट इन केस ऑफ पैराबोला क्या होता है, किसी एक में 2 पावर होगा और किसी एक में 1 पावर होगा, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है कि x में स्क्वायर हो और y में 1 पावर हो, सो इन दैट केस उसको अपन पैराबोला कहेंगे। खैर अभी इतना आपको सोचना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि दिस इज अ पैराबोला। तो ये पैरामीट्रिक वाले क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves on the curve x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta, sorry, b sin theta, where theta is the parameter. ये वाला क्वेश्चन करो आप, आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं जब तक लिख रहा हूँ तब तक आप वो सॉल्व करो। ये होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस। टाइम है अभी। होमवर्क बोलते ही एकदम खुश हो जाते हो। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी। क्या प्लान है तुम्हारे न्यू ईयर्स के? घर में अवार्ड शो देखोगे? लोकस ऑफ पॉइंट पी। कोई जा रहा है कहीं बाहर? नो, ठीक है, मत ही जाओ यार, सेफ रहो। वैसे भी आ गया है ओमिक्रॉन। पॉइंट पी विच मूव्स सच दैट, आप में से किसी को भी कोविड नहीं हुआ था ना अभी तक? पेरेंट्स को हुआ था? अच्छा, मेरे को हो चुका है यार। क्या बंद हुई थी, आपको याद है क्या? हाँ, मुझे हो गया था यहीं पे जब क्लासेस चालू हुई थी ना, तो उसी वक्त के आसपास, मतलब जैसे ही क्लास चालू हुई थी फिर बंद हो गई थी क्योंकि केसेस बढ़ गए थे, है ना, फिर से लॉकडाउन आ गया था। तो उसके 5-6 दिन बाद हो गया था। मैं जैसे ही लॉकडाउन आया फिर उसके बाद मैं घर गया और फिर घर पहुंचा। मैं अकेला था घर पे, मेरे घर में कोई नहीं था, पेरेंट्स वगैरह सब कहीं घूमने फिरने गए थे। मतलब सेफ लोकेशन में थे, तो मैं अकेला था। आई वॉज स्टेइंग अलोन। फिर एक बार सिम्टम्स आए मेरे को, तो सिम्टम्स आते ही समझ में आ गया था कि दिस इज़ नॉट कॉमन कोल्ड। इतना नहीं होता है कॉमन कोल्ड। मैं समझ गया था कि ये वही है। फिर टेस्ट कराया, पॉजिटिव। फिर बहुत सारे डॉक्टर्स ने डराया भी, बट तो आराम से चिल मार के 15 दिन पूरा रेस्ट किया। बहुत सारी मूवीज़ देखी, टीवी सीरीज़ देखी, बहुत सारा खाना खाया और कॉमेडी मूवीज़ ज़्यादा देखी। तो आपका मूड चीयर्ड अप होना चाहिए और ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, अपने आप ठीक हो जाओगे। आपकी बॉडी तभी तो रिस्पॉन्स देगी जब आप खुश रहोगे। तो ट्राई टू बी हैप्पी। और उस समय ऐसा डर निकल गया था, तब तक तो एकदम स्टार्टिंग में होता ना तो डर लगता, उस समय तक तो ऐसा हो गया था हाँ हो जाए, अच्छी बात है, इम्यून हो जाएंगे। वैक्सीन नहीं लगवानी पड़ेगी कुछ दिनों। हाँ, आप लोग जब 10th क्लास में थे तब क्लासेस बंद हुई थी, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर। यस 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 यस, आपकी क्लासेस चलती थी तब। हाँ, मार्च की तो बात है, मार्च में मंथ की ही बात है। आपकी फाइनल एग्जाम होने ही वाली थी, फिर पोस्टपोन, वो कैंसिल हो गई थी। which moves such that sum of its, ऊपर वाला आ गया, distance from two fixed points, sum of its distance from two fixed points
F1 माइनस C कॉमा 0, F2 C कॉमा 0 इज 2 है। तो ये वाला आप होमवर्क में करोगे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ना, बहुत टाइम लगेगा, इसको कर लेते हैं। देखो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन द कर्व। अब कर्व कैसा दिया है, इंसानों की तरह थोड़ी दिया है ना, जानवरों की तरह दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको अपन, आपको सिंपली ये देखना है कि एलिमिनेट द पैरामीटर, एलिमिनेट द पैरामीटर। पैरामीटर एलिमिनेट करेंगे तो देखो ये कॉस थीटा, इसको अलग कर दिया तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन ए, और साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा y अपॉन बी। कैसे करेंगे इनको एलिमिनेट, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर करके ऐड कर दो ना, खत्म। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इट। अभी तक के नॉलेज के हिसाब से ये कर्व कौन सा है, एलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला, व्हाट इज इट, एलिप्स है, क्योंकि स्क्वायर तो है और बीच में प्लस है तो सर्कल या एलिप्स है। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1 बाई बी स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट अलग अलग है। सेम होता तो सर्कल हो जाता। अब चाहे तो लिख लो, यहाँ पे स्टाइल मारने के लिए लिख लो एलिप्स। ठीक है, तो पैरामेट्रिक वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं, उसमें h, k वाला लफड़ा नहीं होता है, और ये वाला आप घर पे ट्राई करोगे। बात करते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नया टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। ये वाला आपको समझ में आ, ईजी है, इंपॉर्टेंट मतलब डिफिकल्ट नहीं है, ये वाला आपको समझ में आ जाना चाहिए एक बार में, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। चार्जर निकाल के रख देता हूँ मैं, नॉर्मली भूल जाता हूँ फिर। देखिए बहुत ध्यान से देखना है ना, मेरे को आपका एकदम 100% कंसंट्रेशन चाहिए। अब हम लोग एक्चुअली स्ट्रेट लाइन चैप्टर चालू कर रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो ये है एक वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, और मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाने जा रहा हूँ, ये बना दी मैंने स्ट्रेट लाइन। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक से दिख नहीं रही है, ठीक है, आई होप दिख रही होगी व्हाइट बोर्ड में, स्क्रीन में तो दिख ही रही है, मतलब इधर दिख रही है, स्क्रीन में नहीं दिख रही थी। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने लाइन बनाई है ना, इस लाइन का कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखिए क्या होता है। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, देखो एक्स एक्सिस दो होती है, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना,
तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वही एंगल जो होता है ना, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सिंपल सी बात, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा होता है दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, उसको अपन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। तो हर लाइन का एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, वो ऐसे ही निकालेंगे अपन। अब देखो मैं आपके सामने है ना 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही छोटे छोटे, तो आपको उन सब में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताना है। देखिएगा, पहले बस इसका आंसर बताओ आप। मान लो कि ये ऐसी है लाइन, ठीक है, और एक बार हम मान लेते हैं कि लाइन कुछ इस तरह है, फिर ओ सॉरी सेम हो गया ना, तो फिर हम एक बार इधर मान लेते हैं और पहले इतने ही रखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? क्या ये 45 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही एंगल आएगा जो मैंने बनाया आगे। ये तो 45 तो नहीं होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला एंगल निकालना है आपको। तो ये कितना 180 माइनस 45 होगा, मतलब 135 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको यहाँ बोल देता हूँ कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, कुछ भी ऊटपटांग एंगल दे दिए, क्या आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल पाओगे? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा क्या? ये होगा, राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट। और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, 60 90 30, और ये 30 का भी वर्टिकली ऑपोजिट हो गया 30, और यही तो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको ये वाला एंगल दे देता हूँ, नहीं 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 ये वाला नहीं दे रहा मैं आपको, इस बार थोड़ा डिफरेंट दे देता हूँ। ये वाला एंगल दे दिया मैंने आपको, मान लीजिए 40 डिग्री है, 40 डिग्री नहीं, खूबसूरत एंगल पे ही रखते हैं अपन बात। मान लो ये वाला एंगल है, बड़ा दिख रहा है ना एंगल, ये थोड़ा 150 डिग्री बोल दो उसको, इफ दिस इज़ 150 डिग्री, हाँ ये एंगल 150 डिग्री है, तो आप बताओगे कि पहली बात एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, बताइए करके करो। क्या 10 सेकंड तो लगेंगे, कम से कम 5 सेकंड तो लगेंगे। ओके देखो ये 150 है, पहली बात तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेरे को पता है कि ये होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप मेजर करोगे और लाइन तक जाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यही बड़ा एंगल जो आएगा उसको मैंने छोटा सा बना दिया ऐसे, ये एंगल निकालना है मुझे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का फंडा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और ये वाला 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और अगर ये 60 है तो फिर उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा। सही है, ये वाला देखते हैं अपन, ये 90 है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँगा तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60, और अगर ये 60 है 90 तो ये 30 होगा, बस यही तो मुझे चाहिए था। सही है, तो सारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कि हर लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी एंगल दिया जाए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसे निकालना होता है। अभी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का यूज़ क्या है, इतना तो समझ में आ गया ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको इधर उधर नहीं देखना है, बस काम की चीज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बन रहा होगा वो। अब हम बात करते हैं लाइन के स्लोप की, लाइन के स्लोप की। ठीक है, स्लोप सुन के क्या लगता है? स्लोप आपको क्या आइडिया देता है? इंग्लिश डिक्शनरी में अगर इसका मतलब सोचेंगे तो स्लोप मतलब वही ढलान टाइप का है ना,
कितना स्लोप है, कितना ऊपर है, कितना स्टीप है, वही चीज़ का मैथमेटिकल वर्जन हो गया। तो अगर मैं आपको स्लोप की बात करता हूँ आपके सामने, तो स्लोप मैथमेटिकली व्हाट डज इट मीन? स्लोप होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, मतलब आपने अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाला, उसका tan वैल्यू निकाल लो, दैट इज द स्लोप, और उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं m से, रिप्रेजेंटेड बाय, आपने, मैंने पढ़ाया था क्या आपको पहले कभी? हाँ, फाउंडेशन में थे आप? ओके, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने लास्ट तक किया था सारा फाउंडेशन पूरा अच्छे से? क्योंकि मैंने मैथ्स में बहुत ज़्यादा हायर लेवल का पढ़ा दिया था एक समय। अच्छा, तो तुमको फॉर्मूले भी याद होंगे, बहुत फ़ायदा हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे सीरियसली नहीं करते थे, उनको लगता था कि यार देख लेंगे बाद में, अब क्या है। और ऑनलाइन में तो और भी ऑफलाइन होता तो फिर बहुत सीरियसली होता था फाउंडेशन, ऑनलाइन में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जो बच्चा पढ़ा होगा उसको बहुत फ़ायदा होगा। लॉग वगैरह मैंने सब पढ़ाया था, ASTC रूल, कज़न एंगल रूल, सब पढ़ाया था मैंने। इनफैक्ट मैंने तो इनइक्वालिटी भी पढ़ाई थी, मेरे को याद है अच्छे से, इनइक्वालिटी वेवी कर्व मेथड, वो पढ़ाया था मैंने, बट वो थोड़ा 2 बार में ही समझ में आता है। यस, तो पहले आप लिखेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसका डेफिनेशन मैं अंग्रेजी में लिखवा देता हूँ। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय द लाइन इन the positive direction of x-axis measured in, या in anti-clockwise direction लिख लो, in anti-clockwise direction। और स्लोप में हम लिखेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट। चलिए फटाफट इन सब के अपन टेंजेंट वैल्यूज बताते हैं, इनके स्लोप। इसका स्लोप क्या हो जाएगा बताइए? tan ऑफ 135, tan 135 कितना होता है? 135 किसका कज़न है? 45 का, है ना? अच्छा, यह क्या हो जाएगा? tan ऑफ 30 डिग्री 1/√3, और यहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ 120 डिग्री 60 का कज़न है, मतलब √3, लेकिन माइनस आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये 30 है, ये तो खैर सिंपल है। स्लोप हो जाएगा tan ऑफ 30 डिग्री, दैट इज़ 1/√3। अच्छा, अगर आपको साक्षात उन्होंने एंगल ही दे डाला है तो स्लोप निकाल ही लोगे, tan तो लेना है। और अगर खूबसूरत एंगल है 30, 45, 60 तो निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और बदसूरत एंगल आपको मिलेगा नहीं, ऐसा थोड़ी दे देगा 25 डिग्री का tan निकालो, वो सब नहीं बोलेगा आपको। हद से हद आपको 15 डिग्री बोल सकता है, या 18 डिग्री जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है, उससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन कई बार आपको है ना एंगल नहीं देता है, यहाँ पे एंगल दे दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एंगल दिया तो अपना खेल खत्म हो गया। लेकिन अगर एंगल नहीं दिया है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, देखते हैं। ये वाला पार्ट पहले लिखवाता हूँ मैं। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स।
देखो सामने देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ए और बी दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ए और बी दो पॉइंट्स हैं। ए के कोऑर्डिनेट हमको पता है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट पता है हमको x2, y2। हमको निकालना है ए और बी का स्लोप। ए बी लाइन का क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो हमने क्या सोचा, काश हमको ये थीटा पता होता, क्योंकि ये जो थीटा होगा अगर लाइन को पीछे एक्सटेंड करोगे तो वही थीटा यही आएगा ना, दिस इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो हम सोच रहे कि काश ये थीटा हमें पता होता तो मज़ा आ जाता। अच्छा, तो ये थीटा पता होगा तो इसका टैन वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी द स्लोप। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि इसका टैन वैल्यू निकाल लूँ। कैसे निकालेंगे? देखो टैन थीटा क्या होता है? साइड ऑपोजिट। अगर मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ तो ये ए बी सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया, ठीक है। ये वाला हाइट कितना हो जाएगा बस ये पता चल जाए, और ये वाला लेंथ होगा कितना वो पता चल जाए, तो टैन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। सही बात है। अच्छा, कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये छोटू सा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x1। ये वाला डिस्टेंस O से लेकर E तक बता दिया मैंने, x1, और O से लेकर D तक कितना हो जाएगा? x2। ये तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि B पॉइंट का जो दूरी होगा वो x2 होगा और ये x1 होगा। उसी तरह से ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? y2। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। तो टैन थीटा ही तो स्लोप होता है, तो स्लोप का वैल्यू कितना आ जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब अगर अपने को दो पॉइंट गिवन है a और b और दोनों के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता है, तो देख लो स्लोप क्या होता है। कोई एक पॉइंट पकड़ लो, उसको पहले लिखो, जैसे अपन ने b को पकड़ा तो उसका y कोऑर्डिनेट माइनस पहले वाले का y कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1, और इसको पहले लिखा है तो इसी का x कोऑर्डिनेट नीचे पहले लिखेंगे। उल्टा मत कर देना कि इसका x पहले लिख दिया। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये पहले लिखा है y में तो x में भी यही पहले लिखा होना चाहिए, ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते हो, y1 माइनस y2, लेकिन उस केस में फिर आप नीचे x1 माइनस x2 लिखोगे, तो ये स्लोप हो जाएगा। तो आपको अगर दो पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और स्लोप निकालना है तो कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे, ठीक है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज अपन ने काफ़ी पढ़ लिया काम की चीज़। नेक्स्ट क्लास एकदम गजब की इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मैं आपको टाइप ऑफ लाइंस पढ़ाने वाला हूँ। कितने तरह की लाइंस होती है, लाइंस की इक्वेशन क्या होती है, कैसे लाइंस की इक्वेशन लिखेंगे, और फिर उसके बाद एक डीपीपी दूंगा, डीपीपी नंबर 1। उस डीपीपी में 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, ठीक है। 70 मिनट्स की डीपीपी है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके, एकदम बेसिक्स पूरे ब्रश हो जाएंगे अगर आपने बहुत ईमानदारी से किया तो, ठीक है। वो तो मैं करवा ही दूंगा। ऑफलाइन में तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मार मार के होमवर्क करा दूंगा। ऑनलाइन में बहुत डर लगता है। देखते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।